नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी जो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें सीक्वेंस में हैं, ठीक है दोस्तों। हमने जो है जयपुर का इतिहास करवा रखा है, मारवाड़ का इतिहास करवा रखा है और मेवाड़ का इतिहास जो है करवा रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज हमारे जो नेक्स्ट जो इतिहास का पॉइंट है वह है शाकंभरी के चौहान वंश। कौन है दोस्तों? शाकंभरी के चौहान वंश। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, इसीलिए मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के इतिहास की। इसका नाम है शाकंभरी का चौहान वंश। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इनके इस वंश के प्रतापी शासकों की। शाकंभरी का चौहान वंश इस वंश के प्रतापी शासकों की। दोस्तों, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं, एक या दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वे क्वेश्चन भी हमसे गलत नहीं होने चाहिए। तो बात करते हैं हम शाकंभरी के चौहान वंश की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इनके मत कि इनको चौहान किन किन ने माना है, ठीक है। तो हम यदि देखें इनकी वंशावली और यदि इनकी ख्यातों के बारे में बात करें तो उन्होंने इनको बताया है अग्निवंशीय है, ठीक है। क्या बताया? अग्निवंशीय चौहान बताया है। क्या बताया है दोस्तों? अग्निवंशीय चौहान बताया है। यदि हम बात करें अचलेश्वर मंदिर लेख की, तो अचलेश्वर मंदिर लेख में इनको क्या बताया गया है? तो यह बताया गया है दोस्तों चंद्रवंशीय। क्या बताया गया है दोस्तों? चंद्रवंशीय बताया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हीराचंद ओझा जी क्या कहते हैं दोस्तों? इन्होंने कहा है सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। क्या कहा है? कि जो शाकंभरी के चौहान हैं वह क्या है? सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। वे क्या है? सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं दोस्तों, इनको ब्राह्मण बताते हैं। क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं, ठीक है। शाकंभरी चौहान को ब्राह्मण बताते हैं। कौन बताते हैं? डॉक्टर दशरथनाथ शर्मा, ठीक है दोस्तों। और जो अन्य विद्वान हैं वो क्या बताते हैं दोस्तों? वे बताते हैं कि आर्य थे और विदेशी थे, ठीक है। आर्यों की संतान थे और क्या थे? विदेशी थे। तो आप ये मत हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। वंशावली व्याख्यातों में अग्निवंशी है, अचलेश्वर मंदिर लेख में चंद्रवंशी बताया गया है इनको, हीराचंद ओझा के द्वारा इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण बताया गया है। और जो अनेक विद्वान हैं, जो अन्य विद्वान हैं, यानी कि कई विद्वान हैं, उनके द्वारा आर्य बताया गया है या फिर विदेशी कहा गया है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, यदि हम बात करें तो हमारा जो शासक आता है उनका नाम है वासुदेव चौहान। चौहान वंश का जो संस्थापक कहा जाता है दोस्तों इनको, जिनका नाम है वासुदेव चौहान। इन्होंने ही चौहान वंश की क्या की थी दोस्तों? शुरुआत की थी। इन्होंने ही चौहान वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी दोस्तों। किसने रखी? वासुदेव चौहान ने। यदि हम इनके समय की बात करें दोस्तों तो इनका समय माना जाता है 551 ईस्वी। कितना माना जाता है? समय माना जाता है 551 ईस्वी। दोस्तों, हमें बिजोलिया लेख में इनकी जानकारी मिलती है। किस में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है। इन्हें बिजोलिया लेख में क्या कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है दोस्तों सांवर झील का प्रवर्तक कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है बिजोलिया लेख में? सांवर झील का प्रवर्तक कहा गया है। और इन्हें चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इनके बारे में जानकारी रखिएगा। इनका समय 551 ईस्वी। बिजोलिया लेख के बारे में ध्यान रखिएगा। इन्हें सांवर झील का प्रवर्तक कहा गया है और चौहानों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा गया है, ठीक है दोस्तों।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें इनके पुत्र की, कि वासुदेव चौहान का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था दुर्लभराज फर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों? दुर्लभराज फर्स्ट। दुर्लभराज फर्स्ट के समय क्या हुआ कि अजमेरू दुर्ग, जो अजमेर दुर्ग है दोस्तों, उस पर सर्वप्रथम मुसलमानों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इनका ही पुत्र था दुर्लभराज, उनके समय अजमेर दुर्ग पर क्या हुआ दोस्तों? सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है। तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। तो गुबक प्रथम के समय चौहान जो शासक थे वो क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। यानी कि प्रारंभ में जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। गुबक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से क्या करवाया? मुक्त करवाया। तो गुबक प्रथम ऐसे शासक थे दोस्तों जिन्होंने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से क्या करवाया? मुक्त करवाया। और यदि हम इनका निर्माण कार्य देखें दोस्तों, यदि हम इनका निर्माण कार्य देखें तो इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर है? सीकर में। जो कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, इन्हीं चौहानों का क्या माना जाता है दोस्तों? कुल देवता भी माना जाता है। हर्षनाथ जी को चौहानों का कुल देवता भी माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक शासक आते हैं दोस्तों जिनका नाम है बागपति राज फर्स्ट। जिनका नाम क्या है दोस्तों? बागपति राज फर्स्ट। क्या है दोस्तों? बागपति राज फर्स्ट। यदि हम इनकी बात करें तो ये चौहानों के प्रथम शक्तिशाली शासक थे दोस्तों। कौन? बागपति राज फर्स्ट। ये चौहानों के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहानों के प्रथम शक्तिशाली शासक कौन थे दोस्तों, तो वह थे बागपति राज फर्स्ट। यदि हम इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि थी दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने। कौन सी उपाधि दोस्तों? महाराज की उपाधि धारण की। दोस्तों हमें यदि इनके वंशज की बात करें, जो इनका उत्तराधिकारी था उनका नाम था सिंहराज। क्या नाम था? सिंहराज। सिंहराज ने उपाधि धारण की दोस्तों महाराजा धीराज की। तो आप ये दोनों उपाधियाँ हैं वो आप ध्यान में रखोगे। बागपति राज फर्स्ट ने महाराज की उपाधि धारण की और इनके वंशज थे सिंहराज। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और यदि आपसे पूछा जाए कि चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह था दोस्तों बागपति राज फर्स्ट। कौन था दोस्तों? बागपति राज फर्स्ट। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट शासक की दोस्तों। हमारे नेक्स्ट शासक आते हैं दोस्तों बिग्रराज सेकंड। कौन आते हैं? बिग्रराज सेकंड आते हैं। बिग्रराज सेकंड 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख इनकी विजयों को क्या करता है दोस्तों? उल्लेख करता है। ठीक है, इन्होंने जो भी युद्ध किए, इन्होंने जो भी एरिया या क्षेत्र जीते हैं उनके बारे में जो क्या करता है हर्षनाथ लेख, इनका विजयों का उल्लेख करता है। कौन सा? 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख इनकी विजयों का क्या करता है दोस्तों? उल्लेख करता है। इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को क्या किया दोस्तों? पराजित किया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को क्या किया दोस्तों? पराजित किया। ठीक है, किसने किया? तो बिग्रराज सेकंड ने। किसने किया? बिग्रराज सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, चालुक्य शासक किसको किया? मूलराज को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, इनके बाद में एक शासक आता है दोस्तों जिसका नाम है गोविंदराज थर्ड। क्या नाम है दोस्तों? गोविंदराज थर्ड। यदि हम गोविंदराज थर्ड की बात करें दोस्तों तो पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है दोस्तों। इनकी उपाधि क्या मिलती है उसमें? तो इनकी उपाधि मिलती है बैरी भट्ट की। गोविंदराज थर्ड है, उनकी उपाधि क्या मिलती है? बैरी भट्ट की उपाधि मिलती है। किस ग्रंथ में मिलती है? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलती है। ठीक है दोस्तों, बैरी भट्ट का अर्थ होता है दोस्तों शत्रु संहारक। क्या होता है दोस्तों? शत्रु संहारक होता है। और फरिश्ता के अनुसार जो गजनी का शासक था दोस्तों उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था इन्होंने। ठीक है, तो फरिश्ता के अनुसार क्या कथन है दोस्तों कि जो गजनी का शासक था उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। किसने? तो गोविंदराज थर्ड ने। किसने रोका दोस्तों? गोविंदराज थर्ड ने। इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि थी बैरी भट्ट और किस में मिलती है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलती है। बैरी भट्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो होता है शत्रु संहार। बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। तो हमारा नेक्स्ट शासक जो आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा, इनका शासनकाल भी ध्यान में रखिएगा। तो इनका शासनकाल है 1105 से 1133। हमारे जो नेक्स्ट शासक है उनका नाम है अजयराज। क्या है दोस्तों? उनका नाम अजयराज है।
अजयराज इस वंश के क्या है, प्रतापी शासक हैं। अजयराज इस वंश के प्रतापी शासक है। अजयराज जो है शाकंभरी चौहान वंश के क्या है दोस्तों, प्रतापी शासक है। आप ध्यान में रखिएगा इनका शासनकाल भी। और 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर बसाया दोस्तों। क्या बसाया दोस्तों, 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर बसाते हैं ये। और अजमेर नगर बसाते समय ये चांदी एवं तांबे के क्या चलाते हैं, सिक्के चलाते हैं। अजमेर नगर बसाया और चांदी व तांबे के क्या चलाए दोस्तों, इन्होंने सिक्के चलाए। और जो क्या कहलाए, अजय प्रिय द्रुम्ब कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, अजय प्रिय द्रुम्ब कहलाए। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए अजय प्रिय द्रुम्ब नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो वह चलाए गए दोस्तों अजयराज के द्वारा। किसके द्वारा, अजयराज के द्वारा। और दोस्तों इनकी रानी थी जिनका नाम था सोमवती। इनकी रानी थी सोमवती। तो कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी सोमवती का भी क्या मिलता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और दोस्तों यह शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। यानी कि शैव धर्म का क्या था दोस्तों, ये उपासक था। और इसके साथ में ये एक धर्म सहिष्णु शासक था। ठीक है, यानी कि धर्म सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों को मानने वाला था। वैसे शैव धर्म का मतावलंबी था, लेकिन सभी धर्मों का मानने वाला शासक था। ठीक है, उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को क्या देखा दोस्तों, सम्मान से देखा। इसने यानी कि अजयराज ने जैन और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे, जो धर्म के लोग थे, उनको क्या देखा, सम्मान से देखा। जैन धर्म के इन्होंने मंदिर बनाने की, जैन धर्मियों को इन्होंने मंदिर बनाने की क्या दी दोस्तों, अनुमति दी। यानी कि जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की क्या दी दोस्तों, अनुमति दी। और पार्श्वनाथ मंदिर हेतु स्वर्ण कलश क्या किया दोस्तों, प्रदान किया। क्या किया दोस्तों, स्वर्ण कलश प्रदान किया। तो जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को क्या देखा दोस्तों, सम्मान से देखा। और जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की क्या दी दोस्तों, अनुमति दी। और पार्श्वनाथ मंदिर में क्या किया, स्वर्ण कलश प्रदान किया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए इस वंश का प्रतापी शासक, तो अजयराज हो जाएगा। इसने अजमेर नगर बसाया, चांदी तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रुम्ब नाम से कहलाए। और कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी थी सोमवती, उनका भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था दोस्तों। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर हेतु स्वर्ण कलश प्रदान किया। ठीक है, और जैन मतावलंबियों को मंदिर बनाने की क्या दी दोस्तों, अनुमति दी। तो आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये इम्पोर्टेंट शासक है। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारा शासक आता है नेक्स्ट दोस्तों, जिसका नाम है अर्णोराज। क्या नाम है दोस्तों, अर्णोराज। यदि हम अर्णोराज की बात करें दोस्तों, तो अर्णोराज का शासनकाल देखें तो 1133 से 1155 ईस्वी है। क्या है, 1133 से 1155 ईस्वी माना जाता है। अर्णोराज ने महमूद गजनबी को क्या किया दोस्तों, परास्त किया। दिल्ली का शासक था महमूद गजनबी, उसको क्या किया, परास्त किया। इन्होंने तुर्कों एवं मालवा शासक को क्या किया, परास्त किया। मगर गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से क्या हुआ दोस्तों, ये स्वयं परास्त हो गया। ठीक है, अर्णोराज को किसने परास्त किया, तो गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने क्या किया, परास्त किया। ठीक है, और महमूद गजनबी को इसने परास्त किया और तुर्कों एवं मालवा को भी इन्होंने परास्त किया। लेकिन अर्णोराज क्या हुआ दोस्तों, गुजरात के शासक कुमारपाल से क्या हो गया, पराजित हो गया। यह भी दोस्तों शैव मत का क्या था, अनुयायी था। और इन्होंने भी अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की क्या रखी, भावना रखी। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को क्या देखा, सही नज़रिए से देखा। ठीक है, लेकिन ये स्वयं क्या था, शैव मत का अनुयायी था। इसने अजमेर में यानी कि अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। और पुष्कर में बराह मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया और पुष्कर में बराह मंदिर का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। ठीक है, अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में बराह मंदिर का क्या करवाते हैं, ये निर्माण करवाते हैं। अजमेर में खतर कच्छ के अनुयायियों के लिए इन्होंने क्या दी, भूमि दान किया। ठीक है दोस्तों, क्या किया, भूमि दान किया। अजमेर में खतर कच्छों के अनुयायियों के लिए क्या किया दोस्तों, भूमि दान किया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनके समय के प्रकांड विद्वान यदि हम देखें तो देव घोष थे
और क्या थी, धर्मघोष थी। इनको इन्होंने क्या किया, तो दोस्तों सम्मानित किया। क्या किया, सम्मानित किया। इनके समय प्रखंड विद्वान थे दोस्तों, क्या नाम था, देवघोष व धर्मघोष। इनको क्या किया, इन्होंने सम्मानित किया। और अर्णोराज की जो हत्या है इनका पुत्र कर देता है। पुत्र का नाम है दोस्तों जगदेव। क्या नाम है, जगदेव। जगदेव को चौहानों में क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो चौहानों में यदि पितृहंता की बात करें तो कौन है दोस्तों, जगदेव है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि चौहानों का पितृहंता कहलाता है तो वह कहलाता है दोस्तों कौन, जगदेव। कौन कहलाता है, जगदेव कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट शासक की। यदि हम आगे बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक आते हैं हमारे, विग्रहराज चतुर्थ। कौन आते हैं दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। इसने दिल्ली के तोमरों को परास्त किया दोस्तों। दिल्ली में तोमर वंश का क्या था, शासन था, और उनको क्या किया, तोमरों को परास्त करके क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों दिल्ली पर अधिकार करने वाला शाकंभरी चौहानों का प्रथम शासक जो है वह है विग्रहराज फोर्थ। कौन है दोस्तों, विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चौहानों का जो प्रथम शासक है वह कौन है, वह है विग्रहराज, जिसने दिल्ली पर क्या किया, अधिकार किया। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। यदि हम आगे बात करें दोस्तों, इसने गजनी के खुसरू शाह को क्या किया दोस्तों, पराजित किया। गजनी का शासक था दोस्तों एक खुसरू शाह, उसको क्या किया, परास्त किया। दोस्तों जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की क्या दी दोस्तों, उपाधि दी। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई दोस्तों, तो विग्रहराज चतुर्थ को दी गई। किसके द्वारा दी गई, तो वह दी गई दोस्तों जयानक भट्ट के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, जयानक भट्ट के द्वारा दी गई। इन्होंने हरिकेली नाटक की क्या की दोस्तों, रचना की। इन्होंने हरिकेली नाटक की क्या की दोस्तों, रचना की। इन्होंने हरिकेली नाटक की क्या की दोस्तों, रचना की। ठीक है, हरिकेली नाटक की क्या करते हैं, ये रचना करते हैं। ठीक है, सोमदेव जो इनका दरबारी विद्वान था दोस्तों, उसने क्या किया, ललित विग्रहराज नाटक की क्या की, रचना की। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सोमदेव ने किस नाटक की रचना की, तो सोमदेव ने की थी ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। यदि आपसे पूछा जाए विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की, तो इसने की थी हरिकेली नाटक की रचना की थी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। विग्रहराज चतुर्थ पूछे तो हरिकेली नाटक, और यदि सोमदेव पूछे तो ललित विग्रहराज नाटक। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इनके बारे में। इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया, और उस पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ क्या करवाई दोस्तों, खुदवाई। ठीक है, इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और उस पर हरिकेली नाटक की क्या करवाई दोस्तों, कुछ पंक्तियाँ खुदवाई। ठीक है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो संस्कृत पाठशाला है इसको तोड़वा दिया, और वहाँ पर किसका निर्माण करवा दिया, तो वहाँ करवा दिया दोस्तों 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। ठीक है, अब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है दोस्तों, तो एक मस्जिद है। क्या है, एक मस्जिद है। इस 2.5 दिन के झोंपड़े पर क्या लगता है दोस्तों, पंजाब शाह का क्या लगता है, उर्स लगता है। क्या लगता है दोस्तों, पंजाब शाह का उर्स लगता है। दोस्तों यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में अभी पूछा गया था कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ लगता है, तो आप बताओगे कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। इन्होंने बीसलपुर बसाकर बीसलपुर झील बनवाई। क्या बनवाई दोस्तों, बीसलपुर झील कह दो या फिर कह दो बीसलपुर बांध। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है दोस्तों टोंक में। कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। ठीक है, तो टोंक में बीसलपुर बसाकर क्या करवाया, बीसलपुर झील का या फिर बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। किसने करवाया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में 4 महत्वपूर्ण कथन है, आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4-5 बार यदि आप रिवाइज करोगे इनको तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको क्या कहा है, तो इनको कहा है दोस्तों कि उनकी महत्ता निर्विवाद है। मतलब
उनकी महत्ता क्या है दोस्तों, निर्विवाद है, मतलब कोई विवाद नहीं है उनकी महत्ता में, क्योंकि वह एक सेनाध्यक्ष होने के साथ साथ वह क्या था, विजेता था, और साहित्य का क्या था, संरक्षक था, अच्छा कवि था, और सूझबूझ वाला क्या था, निर्माता था। ठीक है, तो आप दशरथ शर्मा का ये कथन ध्यान रखिएगा कि उनकी महत्ता क्या है, निर्विवाद है, क्योंकि वह एक क्या है, सेनाध्यक्ष होने के साथ साथ क्या था, एक अच्छा विजेता था, साहित्य का संरक्षक था, अच्छा कवि था, और सूझबूझ वाला क्या था, निर्माता था। तो इनके कथन को आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें जयानक भट्ट की, तो जयानक भट्ट क्या कहते हैं इनको, कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि क्या हो गई, निरर्थक हो गई, मतलब कोई काम की नहीं रही उनकी जो है उपाधि, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। ठीक है दोस्तों, इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। जब विग्रहराज की मृत्यु हो जाती है तो कवि बांधव की उपाधि क्या हो गई दोस्तों, निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था जयानक भट्ट ने कहा था। किसने कहा था, जयानक भट्ट ने कहा था। यदि हम इनके बारे में और बात करें दोस्तों, तो सोमदेव के द्वारा क्या कहा गया, तो सोमदेव के द्वारा कहा गया दोस्तों कि विग्रहराज को वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी क्या माना जाता है, अग्रणी माना जाता है। यह केवल इनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से इनकी योग्यता क्या कर ली जाती है दोस्तों, आंकी जा सकती है। सोमदेव क्या कहते हैं कि विग्रहराज को वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी माना जाता है, यानी कि वीरों में भी अग्रणी माना जाता है और विद्वानों में भी क्या माना जाता है, अग्रणी माना जाता है। ये केवल इनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से इनकी योग्यता आंकी जा सकती है। क्या की जा सकती है दोस्तों, हरिकेली नाटक से इनकी योग्यता आंकी जा सकती है। तो ये सोमदेव के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। एक कथन है दोस्तों किलहोर्न का। किलहोर्न की यदि हम बात करें तो विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। मतलब कालिदास और भवभूति की होड़ कौन कर सकता था दोस्तों, तो विग्रहराज चतुर्थ कर सकता था। यह किसने कहा था, यह कहा था किलहोर्न ने। तो आप ये कथन भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यदि हम बात करें विग्रहराज का समय दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वह सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर, सपाद लक्ष्य यानी कि सांबर का क्या है दोस्तों, स्वर्णकाल माना जाता है, या फिर कह दो चौहान शासकों का क्या है दोस्तों, स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है सपाद लक्ष्य का स्वर्णकाल माना जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि चौहान शासकों का क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो कथन है ये कथन मेरे द्वारा कक्षा 10 की बुक्स में से उठाए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों ये कथन। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें पृथ्वीराज थर्ड की, पृथ्वीराज थर्ड का यदि हम शासनकाल देखें दोस्तों तो 1177 से लेकर 1192 है। कितना है, 1177 से 1192 है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में ये क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है, चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक यदि आपसे पूछा जाए तो वह कौन है दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड है। कौन है, पृथ्वीराज तृतीय है। इन्होंने 1182 ईस्वी में सतलज प्रदेश के भंडानकों को क्या किया दोस्तों, परास्त किया। क्या किया, भंडानकों को परास्त किया। 1182 में सतलज प्रदेश के भंडानकों को क्या किया दोस्तों, पराजित किया। किसने किया, पृथ्वीराज थर्ड ने। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है अभी सेकंड ग्रेड में कि भंडानकों को किसने परास्त किया, तो वह किया दोस्तों, पृथ्वीराज थर्ड ने। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक आता है दोस्तों 1182 में ही महोबा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, महोबा का युद्ध होता है। वह किसके बीच होता है, तो एक तरफ है पृथ्वीराज सेकंड और एक तरफ है चंदेल शासक परमर्दी देव। ठीक है, इन दोनों के मध्य दोस्तों यह युद्ध होता है और चंदेल शासक परमर्दी देव क्या हो जाते हैं, इसमें परास्त हो जाते हैं। और चंदेल शासक परमर्दी देव के जो सेनापति होते हैं वह होते हैं कौन दोस्तों, आलाउदल। और आलाउदल एक वीर थे, वीरों की तरह लड़ते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए या फिर मारे गए। तो 1182 में महोबा का युद्ध होता है जो चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त कर दिया जाता है इसमें, और जिसमें प्रसिद्ध वीर आलाउदल लड़ते हुए क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक
भंडारकों को परास्त किसने किया और कब किया, और महोबा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कन्नौज के शासक थे गहड़वाल जयचंद। कौन थे? कन्नौज के शासक गहड़वाल जयचंद। इनको क्या किया दोस्तों, इन्होंने पराजित किया, और पराजित करके इनकी बेटी थी दोस्तों जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता का क्या किया दोस्तों, इन्होंने अपहरण किया। संयोगिता का क्या किया? अपहरण किया। कन्नौज के शासक गहड़वाल जयचंद को पराजित किया और बेटी संयोगिता का क्या किया दोस्तों, अपहरण किया। यानी कि भरी सभा में से उठा लाया था दोस्तों। कौन? पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर में से पृथ्वीराज थर्ड संयोगिता को क्या कर लाया, उठा लाया। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनके बात करें युद्धों की, तो तराइन का युद्ध, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तराइन का युद्ध, तो इसमें तराइन के 2 युद्ध होते हैं दोस्तों। 1191 में प्रथम युद्ध होता है और 1192 में द्वितीय युद्ध होता है। 1191 में जब युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज थर्ड का, तो गोरी क्या हो जाता है दोस्तों, पराजित हो जाता है। मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। सेकंड युद्ध की बात करें दोस्तों, तो सेकंड युद्ध हो जाता है 1192। यदि सेकंड युद्ध की बात करें तो 1192 में सेकंड युद्ध होता है, और इस सेकंड युद्ध में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, पहले युद्ध में गोरी पराजित होता है और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। यदि हम सेकंड युद्ध में ही बात करें तो चौहान राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही गोरी जीतता है दोस्तों, तो चौहान राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, और भारत में तुर्की शासन की क्या पड़ जाती है, नींव पड़ जाती है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि भारत में तुर्की शासन की नींव कब पड़ी, तो वह पड़ी थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब पराजित हो गया था, उसके बाद में भारत में तुर्की शासन की क्या पड़ी दोस्तों, नींव पड़ी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों। पृथ्वीराज थर्ड एक क्या था, वीर था, विद्यानुरागी था, और गुणीजनों का क्या था, सम्मान करने वाला था। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड वीर होने के साथ विद्यानुरागी भी था और गुणीजनों का सम्मान करने वाला क्या था, शासक था। इनके समय दोस्तों पृथ्वीराज विजय की बात करें हम, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई दोस्तों जैनक के द्वारा। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई दोस्तों चंद्रवरदाई के द्वारा। जो जैनक और चंद्रवरदाई है दोस्तों, ये पृथ्वीराज थर्ड के दरबार की क्या बढ़ाते थे, शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता क्या है, कि संयोगिता जो कथा है इसमें कितनी सत्यता है। तो अनेक विद्वान हैं दोस्तों, इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार बताया है कि जो ये संयोगिता कथा है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यदि हम हीराचंद ओझा की बात करें दोस्तों, हीराचंद ओझा ने कहा कि जो ये कथा है, ये इस कथा का किसी भी ग्रंथ में क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। इस कथा का किसी भी ग्रंथ में क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। यह कौन कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों हीराचंद ओझा। यदि हम बात करें रोमिला थापर की, तो रोमिला थापर और आर.एस. त्रिपाठी क्या कहते हैं, इन्होंने भी इस कथा को सही नहीं माना है। ठीक है, और यदि हम बात करें फारसी तारीखों की, ठीक है, उसमें इसका भी वर्णन नहीं मिलता है, उनमें भी इस कथा का वर्णन नहीं मिलता है। तो इन तीनों में वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस कथा के बारे में, इन्होंने इसको गलत साबित ठहराया। ठीक है, यदि हम बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। केवल एक जो ऐसे जो लेखक है दोस्तों अबुल फजल, उन्होंने इस जो कथा है इसका क्या किया है, वर्णन किया है। यदि हम बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा की, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी यह घटना घटी भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं, इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि यह घटना घटी भी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। और दशरथ शर्मा का जो दोस्तों समर्थन किन ने किया है, तो यह किया है दोस्तों सी.बी. वैद्य और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। ये क्या करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं कि यह घटना घटी भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी आज हमारी चौहान वंश के बारे में हमने बात की, शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को सुचारू रखिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज हमारी चौहान वंश के बारे में हमने बात की, शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को सुचारू रखिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।